अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ आयशा सलमान। मैं हूं अली डार। आज के पाकिस्तान लाइव में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ कौन सी होगी, उन टॉप स्टोरीज़ पर डिस्कशन भी होगी और तज्ज़िया भी लेंगे और तमाम तरह हक़ाइक़ जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान लाइव में आज हम बात करने जा रहे हैं कागजात नामजदगी के मामले के हवाले से, जिसकी स्क्रूटनी का आगाज़ हो चुका है। तमाम तरह तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा कायदे आज़म का आज 147वां यौम विलादत है। कहाँ कहाँ किस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके हवाले से भी हम बताएंगे। बिल्कुल। और हमारे पाकिस्तान के झंडे में जो वाइट कलर है, जो माइनॉरिटीज़ का कलर जिसे कहा जाता है, आज वो क्रिसमस का त्यौहार मना रही हैं। पाकिस्तान में जो क्रिसमस का त्यौहार मना रही है हमारी मसीही बरादरी, हमारी तरफ से, PNN की तरफ से उन सबको बहुत सारी मुबारकबाद। और कहाँ कहाँ से सेलिब्रेशंस की गई हैं। आज सुबह चर्च में जिस तरह से दुआया तकरीबात हुई, उस हवाले से आपको पाकिस्तान लाइव में हम अपडेट रखेंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो के बयान के हवाले से आपको बताएंगे। बिलावल ने क्या क्या बयान दिए, कुछ बातचीत उन्होंने की है, वो आप तक पहुंचाएंगे। और रावलपिंडी में धमियाल में गैस पाइपलाइन में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, किस तरह से वाक़या पेश आया और इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, उसकी भी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान लाइव में हम बात करने जा रहे हैं तमाम तर जो ख़बरें हैं उसमें रावलपिंडी की जो स्टोरी है। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में जो गैस पाइपलाइन में आग लगी है उस पर 4 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। इलाके में बह जाने वाले ऑयल पर मिट्टी डालने का सिलसिला भी जारी है। रेस्क्यू का ये बताना है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 40 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। 3 फायर टेंडर समेत 6 एमरजेंसी गाड़ियों ने ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया। आतिशज़दगी ने करीबी घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। इलाका मकीनों को घरों से निकाल दिया गया था। पुलिस की इजाफी नफरी मौके पर मौजूद है। आपको अपडेट करने के इलाके में बह जाने वाले ऑयल पर मिट्टी डालने का सिलसिला अब भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 40 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया है। 3 फायर टेंडर समेत 6 एमरजेंसी गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जबकि आतिशज़दगी ने करीबी घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। रावलपिंडी का इलाका है धमियाल, जहां पर गैस पाइपलाइन में आग लगी और अब इलाके में बह जाने वाले ऑयल पर मिट्टी डाली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 40 से ज़ायद एहलकारों ने हिस्सा लिया है। 3 फायर टेंडर्स समेत 6 एमरजेंसी की गाड़ियां हैं। आतिशज़दगी से करीबी इमारतों को भी आतिशज़दगी ने लपेट में ले लिया और 4 घंटे बाद इस पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी सजाद वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या अपडेट्स हैं। चौधरी सजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या वहां पर लोग महफूज हैं और कहां तक पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बिल्कुल, हम आपको ये बताते चले कि 4 घंटे रहने वाला ऑपरेशन जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त आग पर उस वक्त काबू पा लिया गया है। अभी जो है रेत और दूसरी मट्टी जो है वो उसके ऊपर डाली जा रही है, यहाँ पर के मज़ीद जो है कोई आग दोबारा ना भड़क उठे। अगर देखा जाए तो यहाँ सुबह जो 9:30 बजे शुरू हुई थी आग, उसको 4 घंटे के बाद इस पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू किए 40 लोग जो थे इसमें उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें 6 फायर टैंकर जो है उन्होंने भी हिस्सा लिया। उसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो लोकल मकीन लोग यहाँ रहायशी थे उन्होंने भी जो इमदादी टीमें हैं उनके साथ मदद की और रावलपिंडी पुलिस की जो टीमें हैं वो भी उनके साथ यहाँ हिस्सा लेती रहीं। इसके साथ ये अगर बताया ये जा रहा है, कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से हमने थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत करते उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कोई एक तबखीरकारी या आयल जो है वो बहुत बड़ी लाइन यहाँ से गुजर रही थी, वहाँ से आयल चोरी करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से ये सानिया पेश आया और बड़ी मुश्किलात के बाद यहाँ पर जो है अब आग पर इस वक्त काबू पा लिया गया है। इसकी तफसील थोड़ी सी यूँ है कि जब आग लगी तो उसके बाद यहाँ पर जो एक साथ घर था उसको भी उसने लपेट लिया और साथ 2 से 3 घरों तक ये आग जो है वह महदूद हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो लोग मकान के यहाँ पे रहायशी जो लोग थे उनको भी वहाँ से खाली कराया गया, उनको दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। जिस घर में आग लगी थी उस घर में इस वक्त कोई लोग तो नहीं मौजूद थे। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी हमारी जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि रात को ये लोग जिस घर में आग लगी है ये यहाँ से खाली करके चले गए हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है। सजाद, ये बताइएगा कोई इसमें कोई जख्मी तो नहीं हुआ, कोई खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? थोड़ा सा इलाके के हवाले से भी बताइएगा, क्या ये इलाका किस तरह का है, रिहायशी इलाका है, कितने घरों को लपेट में लिया?
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर कोई कैजुअलिटी या कोई ज़ख्मी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई सानिया नहीं आया, कोई ज़ख्मी जो लोग हैं वो नहीं हुए। दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ पर इलाका किस तरह का, ये थोड़ा सा देही इलाका है, गांव टाइप है और आबादी घर जो हैं वो दूर दूर हैं। ये वाले जहाँ पे आग लगी, यहाँ पर जो घर हैं वो साथ साथ थे, जिसकी वजह से आग जो है वो यहाँ पर तेज़ हवा चल रही है। उसके बाद जो है वो आग ज़्यादा तेज़ हवा की वजह से फैली। फिर दूसरी बात ये सबसे बड़ी है कि ऑयल जो है वो जब इतना दूर तक फैल चुका था तो आग जो है वो उसके साथ साथ पीछे मूव करती गई और उसके साथ यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों ने उनके ऊपर मिट्टी डाली और उसके साथ साथ पानी की बाल्टियाँ जो है वो लोग वहाँ से खुद भरकर अपनी मदद के तहत रेस्क्यू जो टीमें हैं उनके साथ हेल्प करती रहीं। और रेस्क्यू की टीमें जब पहुँची तो उनके बाद फायर टेंडर और उसके साथ रेस्क्यू के जो एहलकार थे उन्होंने बड़ी कोशिश की और रावलपिंडी पुलिस की भी बड़ी कोशिश है, जिसकी वजह से जल्द आज जो है वो इस वक्त उन्होंने आग पर काबू पा लिया। यहाँ पर CPO रावलपिंडी चौधरी सजाद, कोई फुटेजेस वगैरह हासिल की गई हैं, कोई CCTV फुटेजेस हासिल की गई हैं? नहीं, इस तरह का कोई अभी सीन नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर देही सा इलाका है, यहाँ पर कहीं कैमरे नजर तो अभी नहीं आ रहे क्योंकि कोशिश आपने बताया चोरी की कोशिश की गई है, बनाई जाए कमेटी। जी बिल्कुल, ये सुबह सुबह जो कि हमारे यहाँ पे जो लोकल मकीन है उनकी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमें लग रहा है कि क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी ने भी ये कहा है कि यहाँ पर जो मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें शुबा है कि यहाँ से ऑयल की जो लाइन गुजर रही है, ठीक है, मुमकिन तौर पर चोरी करने की भी कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। आपसे इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स हासिल करेंगे। चौधरी सजाद, आपने यहाँ मामले के हवाले से हमें तफसीलन अपडेट किया है। ये इलाका है रावलपिंडी का धमियाल, जहाँ पर गैस पाइपलाइन में ये आग लगी है। आगे बढ़ेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना है कि ऑयल और PSO की लाइंस यहाँ से गुजरती थीं, उन पर आबादियाँ बन गई हैं। ये घर खाली था, किसी ने ऑयल चोरी करने की कोशिश की, पाइपलाइन लीक करने के दौरान आग लग गई। ऑयल फील्ड और रिफाइनरी को पहले से भी लेटर लिखा गया था कि लाइंस मुंतकिल की जाएँ। अब इस मामले पर मुस्तकिल पॉलिसी बनाएंगे। लाइंस की जगह खाली है लेकिन लोगों ने लाइंस के साथ घर बना लिए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें सूरत हाल के हवाले से कि हमारे इदारे बर वक्त यहाँ पहुँच गए थे, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, ये कहना है कमिश्नर रावलपिंडी का। वो क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। हमारी ये जो ऑयल फील्ड की, अटक ऑयल की और PSO की लाइनें हैं, ये पुरानी ट्रेडिशनली चूँकि यहाँ से गुजरती थी, उसके ऊपर आबादियाँ बन गई हैं और यहाँ आज जिस तरह एक एप्रीहेंशन महसूस हो रही है कि ये घर काफ़ी अरसे से खाली था आबादी के अंदर, यहाँ से किसी ने लाइन पंक्चर करके चोरी करने की कोशिश की है, कबल ने बचा लिया। तो ये हमारे यहाँ पे जो अटक ऑयल फील्ड और ये जो सिचुएशन है, इसको पहले भी मैंने एक लेटर आज से 1 महीना पहले भी लिखा है कि आप अपनी लाइनें यहाँ से शिफ्ट करें। ये सारा कंजेस्टेड थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर हम जल्दी एक पॉलिसी बनाएंगे। सुबह से टीमें हमारी जो हैं वो यहाँ आ गई हैं, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, 1122 सारे अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसके ऊपर आप सख्ती से अमल करेंगे ताकि सिक्योर। तो ये आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, लेकिन यहाँ पर लम्हा फ़िक्री आयशा ये है कि जहाँ से लाइंस गुजर रही हैं ऑलरेडी वहाँ पर लाइंस मौजूद हैं और वहाँ पर ये रिहायशी इमारतें बना ली जाती हैं, लेकिन जब इमारतें बनती हैं तो तब सब कहाँ पर थे, इस हवाले से बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आगे बढ़ते हैं और इंतखाबात की जब बात कर लेते हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इलेक्शन कमीशन के जारी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आगाज़ हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए सहूलतकारी सेंटर कायम कर दिया है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज़ कायम किए गए हैं। सहूलत मरकज़ की मुआवनत नादरा नैब FIA FBR करेंगे। उम्मीदवारों के कवायद ज़रूरी कार्रवाई के लिए इन इदारों को भिजवाए जाएंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं और इलेक्शन कमीशन के जारी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आगाज़ कर दिया गया है और जांच पड़ताल के लिए सहूलतकारी सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए ऑनलाइन सहूलत भी फराहम की गई है, जिसमें तमाम तर इदारे भी शामिल हैं और उम्मीदवारों के कवायद ज़रूरी कार्रवाई के लिए इन इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। और मुल्क भर में ये आम इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला इस वक्त जारी है। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आगाज़ हो चुका है। उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के लिए सहूलतकारी सेंटर्स भी कायम किए जा चुके हैं। इन ऑनलाइन सहूलतकारी सेंटर्स में भी काम किया जाएगा और तमाम तर इदारे इसमें मुआवनत अदा करेंगे। उम्मीदवारों के कवायद ज़रूरी कार्रवाई के लिए इन इदारों को भिजवाए जाएंगे। मुल्क भर में इलेक्शंस की तैयारियां की जा रही हैं और स्क्रूटनी का आगाज़ अब
किया जा चुका है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के लिए सहूलतकारी सेंटर्स कायम कर दिए हैं। शबिया नकवी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद जानते हैं। शबिया नकवी, क्या स्क्रूटनी का आगाज़ हो चुका है? तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है जो सहूलत मरकज़ है इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में वो कायम कर दी गई है। सहूलत मरकज़ की जो मामलत है वो नादरा कौमी एहतसाब ब्यूरो, FIA, FBR और स्टेट बैंक कर रहे हैं। ये मरकज़ 24 घंटे जो है वो काम करेगा, जबकि रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मौसूलशुदा उम्मीदवारों के कवायद ज़रूरी जो है उसकी कार्रवाई के लिए इन इदारे जो हैं उनको भी भिजवाए जा रहे हैं। इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने जो सेक्रेटरी पावर डिवीजन है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन, सेक्रेटरी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन और सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क डिवीजन को भी, चारों चीफ सेक्रेटरीज भी हैं और चेयरमैन CDA को भी तहरीरी तौर पर मुतला किया कि वो रिटर्निंग अफसरान से उम्मीदवारों की फहरिस्त हासिल कर लें, जबकि जो नादहिंदा है वो 25 से 30 दिसंबर तक जो है रिटर्निंग अफसरान से रुजू कर सकते हैं। जी शबिया, ये ऑनलाइन सहूलत मरकज़ भी कायम किए गए हैं? जी बिल्कुल, पहले कहा गया था कि सारे ROs और DROs के ऑफिस में जो है वो जो स्क्रूटनी का अमल है वो होगा, लेकिन आज हमने ये देखा कि उनके जो दफातर थे वो बंद थे, जिसके फौरन बाद जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि ये ऑनलाइन जो सहूलत मरकज हैं। ठीक है, ऑनलाइन सहूलत भी मुयस्सर है। शबिया नकवी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात में जनरल नशिस्तों पर कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू हो गया है। N121 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर के कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया है। PP के रहनुमा जुल्फ़िकार अली बदर के PP 162 से कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। आज़ाद उम्मीदवार असगर अली के N121 से कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल भी मुकम्मल हो गई है। जांच पड़ताल का ये अमल मुकम्मल किया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़िकार अली बदर के PP 162 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। आज़ाद उम्मीदवार असगर अली के भी कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल की जा चुकी है। आम इंतखाबात में जनरल नशिस्तों के लिए ये जांच पड़ताल का अमल इस वक्त जारी है, कुछ जगह पर मुकम्मल भी कर लिया गया है। शेख रोहेल असगर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। असगर अली के N121 से भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 470 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 1408 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, नुमाइंदा PN हैदर खरल हमारे साथ मौजूद हैं। जी हैदर। बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी रुकी है। कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा हो चुके हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। अगर बात की जाए लाहौर की टोटल कौमी असम्बली की 14 सीटें हैं, जिस पर 470 कैंडिडेट्स ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसी तरह बात की जाए सूबाई असम्बली की तो टोटल जो है वो लाहौर की 30 सीटें हैं, जिस पर 1408 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कल जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन था, जिन कैंडिडेट्स ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेना था उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आज जो है वो कुछ हलकों में स्क्रूटनी का जो अमल है वो शुरू हो चुका है और कल जो है कुछ जमातें हैं उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से टाइम दिया गया है। उनके कैंडिडेट्स को स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा। जो स्क्रूटनी का अमल है वो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा और 30 दिसंबर तक जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा। मुख्तलिफ जमातों से जिनका ताल्लुक है उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद जो है वो फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद जो निशानात हैं वो कैंडिडेट्स को अलॉट किए जाएंगे और जो पोलिंग डे है वो 8 फरवरी का रखा गया है कि आम इंतखाबात जो है पोलिंग जो है वो 8 फरवरी को होगी। जी ठीक है, इधर बहुत शुक्रिया। अब हमें अपडेट कर रहे थे उधर कराची में इंतखाबी दंगल की तैयारियां जोरों पर हैं। NA-242 इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है, जिससे शहबाज शरीफ, MKM के मुस्तफा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंतुखेल हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा कराची सलाउद्दीन अली से। जी सलाउद्दीन अली, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कौन फेवरेट है यहाँ पर?
जी बिल्कुल, इंतखाबी दंगल की तैयारी इस सिलसिले में कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब जो है उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। इसलिए में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला किमाड़ी के अंदर। यहाँ पर सबसे अहम हल्का है जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के कादर मंदूखेल हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उनके कागजात के जो है आज जाँच पड़ताल हुई है। उसके हवाले से बताया जा रहा है कि फैसला अभी महफूज है। तो हमारे साथ कादर मंदूखेल साहब मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि मामला है क्या। कागजात मेरे 100% सही है और जो हमारे तायद कुंदा और तजवीज़ कुंदा है उन दोनों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, उनसे सवालात किए गए, कागज़ उसने ओके कर दिए, मेरे सामने साइन भी कर दिया। मगर उनने कहा कि महफूज हम तमाम उम्मीदवारों को हम 29 तारीख को फैसला सुनाएंगे। देखिए ये परफॉर्मेंस बेस्ड होगा इलेक्शन, जिसकी कारकर्दगी होगी वो इलेक्शन जीतेगा। कादर खान मंदूखेल तो एक आम सा मेंबर था, उसने अरबों रुपए के काम कराए, आपने क्या किए? और दिन रात हल्के में मौजूद था और रहूंगा। लेकिन ये क्या तफरीक के लिए आए हुए? ये आवाम को मजाक समझ के रखा है? ये आवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं या खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं? इनको इबरतनाक शिकस्त होगी। उससे पहले पूरे पीडीएम को शिकस्त दे चुके हैं जियाले ने 2021 में, और 2023-24 है। 2024 में एक तरफ कादिर खान मंदूखेल की और पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस होगी और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की शोबाजी होगी, तो फैसला आवाम करेगी। बिल्कुल, आपने सुना कि उनका कहना है कि जो कागजात नामजदगी के हवाले से जो फैसला है वो तो रिटर्निंग अफसर का कहना है कि 29-30 दिसंबर को वो बता देंगे। लेकिन इस वक्त उनका ये हल्का जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस हल्के में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो भी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो है इंतखाबी दंगल यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें जो है पीपल्स पार्टी के कादर मंदूखेल हैं और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दीगर जो कैंडिडेट हैं वो भी सामने हैं शहबाज शरीफ के। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मोहम्मद आदिल भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आदिल से भी हम इस पर बात करेंगे। अभी आपको एक ख़बर ये दे दें कि इससे पहले हम आपको बता रहे थे 242 हल्का जो कि कराची का हल्का है बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। 3 बड़े नाम जो थे वो हमने आपको बताए। और एक और ख़बर जहाँ इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की नैब स्क्रूटनी जारी है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवार नैब स्क्रूटनी में क्लियर हुए हैं। ज़राए के मुताबिक नैब हेड क्वार्टर्स में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया गया है। नैब इलेक्शन सेल ने तमाम लीगी उम्मीदवारों को क्लियर कर दिया है। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी भी जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा इस्लामाबाद आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। आदिल बताइएगा, नून लीग के तमाम उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी का अमल जारी है, और कब तक क्लियर हो जाएगा? देखिए, नैब हेडक्वार्टर्स में एक खसूसी सेल कायम किया गया है जिसमें स्क्रूटनी के लिए जो जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई है उनकी स्क्रूटनी के लिए एक खसूसी सेल नैब हेडक्वार्टर्स में कायम किया गया है। ये सिलसिला जो है वो जारी है। उम्मीदवारों के स्क्रूटनी का अमल जो है नैब हेडक्वार्टर्स में जारी है। ताहम नून लीग के जो उम्मीदवार हैं और नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत तमाम जो नून लीगी उम्मीदवार हैं उनको नैब स्क्रूटनी में क्लियर करार दे दिया गया है। नैब स्क्रूटनी का जो सेल है उसकी जानिब से नवाज शरीफ, मरियम नवाज और तमाम जो उम्मीदवार हैं नून लीग के उन तमाम को क्लियर करार दिया गया है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं उनके स्क्रूटनी का अमल जो है इस वक्त जारी है। खसूसी सेल की मावनत के लिए तमाम ब्यूरो जो है वो मावनत कर रहे हैं खसूसी सेल की। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फहरिस्त फराहम की गई है खसूसी सेल को, उसमें तमाम जो चीज़ें हैं उनका जायज़ा लिया जाता है और जायजे के बाद स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल होता है और उसके बाद क्लियर करार दिया जाता है। ताहम इस वक्त स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है और नून लीग के तमाम उम्मीदवार को यही खबर अभी तक ज़राए के मुताबिक सामने आई है कि नून लीग के तमाम उम्मीदवार जिनमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी शामिल हैं उनको क्लियर करार दिया गया है स्क्रूटनी के अमल में। ताहम दीगर जमातें जिनमें पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है इस वक्त नैब हेडक्वार्टर्स में जो खसूसी सेल कायम किया गया है उसकी जानिब से जारी है। जी ठीक है, आदिल सईद अब्बासी बहुत शुक्रिया। नैब हेडक्वार्टर में दीगर की स्क्रूटनी का अमल जारी है, दीगर जमातों की और नून लीग की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। आदिल सईद अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत नून लीग के उम्मीदवार नैब स्क्रूटनी में क्लियर करार पाए हैं। आगे बढ़ते हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह के मुताबिक सिंध में मजमूई तौर पर
9140 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। सिंध से कौमी असम्बली की 61 जनरल नशस्तों के लिए 25,055 फॉर्म जमा करवाए गए हैं। सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशस्तों के लिए 6,585 फॉर्म जमा करवाए गए हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। तमाम उम्मीदवार ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इंतखाबात के पुरअमन, साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकाद के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाया जाएगा, ये इआदा किया गया है और तमाम तर तैयारियाँ की जा रही हैं। सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हैं, 30 दिसंबर तक ये जारी रहेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध की जानिब से वाज़े किया गया है तमाम उम्मीदवार ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल इस वक्त जारी है। GDA ने सिंध से रुकनी इलेक्शन कमिश्नर निसार दुरानी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। तर्जुमान GDA सायरा बानो का अहम वीडियो बयान सामने आ चुका है। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपके इस बयान के बाद कि आप इस पाक इलेक्शन का इनेकाद करेंगे, आपकी बात पर भरोसा किया। हालांकि सिंध में हमारी पार्टी और दीगर पार्टियों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हम लोगों ने इस जो इलेक्शन के अमल है इसमें किसी भी बात पे कि हम लोगों का कोई एहतजाज या पिटीशन इसकी राह में रुकावट ना बने, उस चीज़ से परहेज़ किया। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके जो इलेक्शन कमीशन सिंध के निसार दुरानी साहब हैं, उनकी लॉ एसोसिएट की एक मेंबर साइमा आगा, उनका नाम पीपल्स पार्टी की जो सूबाई असम्बली की रिज़र्व सीट MPS में उनका नाम आया है। और जो यहाँ पर सिंध में सुना जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि उनकी एसोसिएट के मेंबर भी हैं और राइट हैंड भी हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है, तो क्या इस सूरत में उनको नवाजा गया है? तो इस किस्म की ये जो बातें हैं, ये इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाती हैं। तो प्लीज़ मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि उनका नाम। मौक़िफ़ आपने सुना GDA की रहनुमा सायरा बानो का कहना है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके सामने उन्हें रखती है। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़े सियासी पहलवान आम इंतखाबात में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। मौलाना फजल रहमान हो या नवाज शरीफ, सिराजुल हक हो या आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, सब उम्मीदवारों को मुखालिफत के उम्मीदवारों से सख्त मुकाबलों का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में कौन कहाँ से और किसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा है, बता रहे हैं पेशावर से उमर यासिर। जी, खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात का बिगल बज चुका है और बड़े बड़े सियासी पहलवान इंतखाब में उतरने को तैयार हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराह जो हैं वो अपने अपने आबाई हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ पर उन्हें कांटेदार मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। हम अगर डेर इस्माइल खान की बात करें तो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कौमी असम्बली के हलके NA-24 से इंतखाब लड़ेंगे और उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी और तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर ने कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं और यूं एक इंतहाई सख्त मुकाबला वहाँ पे मुतवक्को है। अकरम खान दुरानी जो कि साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं, साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं, उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से है। और इसके साथ साथ जो अहम वहाँ पे एक उम्मीदवार है जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम, उनका मुकाबला NA-39 पे अकरम दुरानी से होगा। ये भी एक सख्त मुकाबला तस्वर किया जा रहा है। पेशावर का हल्का NA-31, इस हल्के पर भी सबकी नज़रें हैं और इस हल्के से अवामी नेशनल पार्टी के ग़ुलाम अहमद बिलोर एक मरतबा फिर मैदान में हैं। उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के सैयद ज़ाहिर अली शाह हैं। चारसद्दा की अगर बात की जाए तो चारसद्दा में भी कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं और इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी के जो सूबाई सदर हैं एमल वली खान, वो भी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। यूँ यहाँ पर भी एक सख्त मुकाबलों की तवक्को की जा रही है। माजी के मुकाबले में आज रोटी, कपड़ा और मकान की अशद ज़रूरत है। पहले 35,000 तनख्वाह में गुजारा हो जाता था, अब दुगना कमाना पड़ता है। महंगाई का मुकाबला करने के लिए 5 साल में तनख्वाहें दुगनी करना होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाब शाह में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि पुराने सियासतदान मुल्क का माजी हैं, तनकीद और गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा। पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर हिस्सा डालें। ख्वाब जो शहीद मोहतरमा बहन के थी यहाँ के ख़वातीन के लिए, उस ख्वाब को यहाँ के आप बख्तावर कैडेट कॉलेज के जो कैडेट है
आप वो ख्वाब पूरा कर रहे हो, उस पर हम आप पे फख्र भी करते हैं। आप ही ने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। जो भी आप टीवी पे हमारे जो पुराने सियासतदान हैं उनको देखते रहते हैं, वो तो पाकिस्तान का माजी है। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल हो, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करेंगे और उस मुल्क का तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। उम्मीद है कि यहाँ जो मेरे सामने तमाम कैडेट्स खड़े हैं वो भी पाकिस्तान की तरक्की में, इस मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। हमारा मुल्क इस वक्त एक मुश्किल से काफ़ी मसाइल का मुकाबला हम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में हम पाकिस्तान के अवाम के काफ़ी जो तकलीफ है, जो मसले हैं, उसको हम हल कर सकते हैं अगर हम मिलकर मेहनत करते हैं, एक होकर मेहनत करते हैं, तकसीम, नफरत, गालम गलोच की सियासत को दफन करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जरूर हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकेंगे। सक्खर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला ख़त्म होने के बाद जांच पड़ताल के अमल के लिए उम्मीदवार रैलियों की सूरत में रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच रहे हैं। तफसीलात क्या हैं जानते हैं ब्यूरो चीफ सक्खर वक्कास सलीम से। जी बिल्कुल, 8 फरवरी 2000 होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला ख़त्म होने के बाद आज जांच पड़ताल का अमल शुरू हो चुका है। सक्खर से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों के लिए 49 उम्मीदवारों ने, जबकि सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों के लिए 132 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी फॉर्म जो हैं वो जमा कराए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां पर हर दफ़ा रिवायती सियासतदान इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, इस दफ़ा सक्खर से बड़ी तादाद में नौजवान नए चेहरों ने भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। आज जांच पड़ताल का अमल शुरू होने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार अपने हामियों की हमरा रैलियों की सूरत में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंच रहे हैं, जहां पर जांच पड़ताल का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जांच पड़ताल का अमल ख़त्म होने के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। जी, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, जो फील्ड मिली है उसी पर खेलेंगे। की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से क़यादत ने जो बात रिकॉर्ड करानी थी वो करवाई जा चुकी है। हम सिर्फ वक्त पर इंतखाबात चाहते हैं, ये उनकी जानिब से कहा गया। मुल्क में इलेक्शन होंगे तो सिक्योरिटी का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। पाक फ़ौज को इलेक्शन में होना चाहिए, ये कहना था खुर्शीद शाह का। फ़ौज होगी तो अमन अमान होगा और धांधली नहीं की जा सकेगी, किसी जमात को सादा अक्सरियत हासिल नहीं होगी, ये भी कहा खुर्शीद शाह ने। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, जो फील्ड मिली है उसी पर हम खेलेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से क़यादत ने जो बात रिकॉर्ड करवानी थी वो करवाई जा चुकी है। ये मौक़िफ़ अपनाया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने। देखें, अब हम इलेक्शन के मोड में है। अब जो भी फील्ड है हम उस फील्ड पे खेलेंगे। जो बात रिकॉर्ड करानी थी लीडरशिप में हमने रिकॉर्ड करा दी। अब कोई फील्ड का मसला नहीं है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब इलेक्शन होनी चाहिए, टाइम पर। कौन कौन सी सियासी शख्सियात कहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पार्टी सदर शहबाज शरीफ इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी इलेक्शन लड़ेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबरा मौलाना फजल रहमान, IPP के सरबरा जहांगीर खान तरीन भी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ये तमाम तफसीलात हैं कि नवाज शरीफ कौमी असम्बली के हल्का 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी NA 130 से अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। नवाज शरीफ ने NA 15 मानसरा से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कराची से NA 242 पर कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं।
शहबाज शरीफ ने NA 132 कसूर से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उन्होंने पंजाब असम्बली के 2 हलकों PP 158 और 164 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ लाहौर के हलका NA 119 और 120 से इलेक्शन लड़ेंगी। मरीम नवाज़ पंजाब असम्बली के 3 हलकों से भी उम्मीदवार हैं, जबकि उन्होंने हलका PP 159 और 160 और कागजात 165 से भी जमा करवाए हैं। हमजा शहबाज ने भी कौमी असम्बली के हलका NA 118 से कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह से कौमी असम्बली के हलका 207 पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने NA 128 लाहौर कंबर के हलके NA 197 और लाड़काना शहर के हलका 194 से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने NA 148 से कागजात जमा करवा दिए हैं। NA 180 कोटद्दू से साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पशीन से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। वो DI खान से भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने हल्का NA 155 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और अब्दुल अलीम खान ने NA 117 NA 119 PP 149 से जमा कराए हैं कागजात नामजदगी। और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ेंगे NA 89 से। चौधरी परवेज़ इलाही मोनस इलाही और बीबी खैसरा इलाही गुजरात NA 64 और PP 32 से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा उनके होंगे। परवेज़ इलाही मंडी बहाउद्दीन NA 69 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर लतीफ़ खोसा NA 122 और NA 127 से उनके कागजात नामजदगी उन्होंने जमा कराए हैं। इसके अलावा दीगर रहनुमाओं की बात करें तो शाह महमूद कुरैशी ने NA 150 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। NA 150 से जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और उस्मान डार की वालिदा NA 71 से, ख्वाजा आसिफ NA 71 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर भी मुकाबला होगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची NA 250, 248 और 249 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और मज़ीद हलकों के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे और भी अहम हलके हैं जहाँ पर इलेक्शन का अमल होगा। मज़ीद भी आपको अपडेट रखेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। चेहरे पे बिखरी मुस्कुराहटें खोने ना दे, हर एक लम्हे को नरमी से थाम ले। रोज पेटल अल्ट्रा सॉफ्ट के साथ गो सॉफ्ट अब सिर्फ वेलकम बैक। इस्लामाबाद के थाना तरनौल की हदूद G15 में दिन दिहाड़े एक वाक़या सामने आया। उस हवाले से आपको अपडेट करें कि G15 में ये वाक़या पेश है जहां पर पुलिस 24 घंटे गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। एक और अहले खाना ये कह रहे हैं कि अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। इस्लामाबाद का ये थाना है तरनौल की हदूद G15 में दिन दिहाड़े चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोर 37 तोले सोना, लाखों की नकदी, महंगी घड़ियां लेकर फरार हो गए हैं। साकिब हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। साकिब, अहले खाना की क्या शिकायत है? पुलिस मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रही? जी देखें, ये थाना तन्नौर की हदूद G15 आता है जिसमें दिन दहाड़े बड़ी चोरी की वारदात हुई है। चोर साबिक डायरेक्टर PTV जुल्फिकार अहमद के घर को सफाया करके चले गए। चोर ने 47 तोले सोना, लाखों नकदी चोरी और महंगी घड़ियां चोरी करके ले गए। पुलिस की जानिब से, जैसे कि फैमिली की जानिब से यहाँ तक के बात भी की है, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। 24 घंटे गुजर चुके हैं। ये वाकया कल 9:30 बजे हुआ है। चोर ने, जैसे अहले खाना का कहना है कि चोर ने 37 तोला सोना, 25 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हुए। और ये भी कहा चोर से महंगी घड़ियां और एक अदद मोबाइल फोन भी चोरी करके ले गए। अहले खाना का कहना है कि पुलिस जो है वो तफसील लेके चली गई, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। अच्छा साकिब सैयद, ये बताइएगा कि जो G15 का एरिया तरनौल का काफ़ी बिजी एरिया है, वो कहाँ काफ़ी रौनक होती है, ट्रैफिक होती है, लोग होते हैं वहाँ पर, तो किस तरह से ये दिन दिहाड़े वहाँ पर बासानी चोरी करके फरार हो गए? और कोई फुटेज वगैरह सामने आई हो CCTV?
जी देखिए, अभी सीसीटीवी फुटेज भी कुछ देर बाद हम ले लेंगे। ये अब जैसे कि अभी वीडियो में देखा जा सकता है, चोर ने बड़ी तरीके के साथ सफाया की है। हमारे अहले खाना से बात हुई, उसका कहना था कि चोर जो है पिछले रास्ते से दरवाजा उसको काट के बाकायदा अंदर आके चोरी की है और बड़ी तसल्ली के साथ जो है चोर ने वारदात की है। इससे कबल भी इस्लामाबाद में तन्नूर भी आप देख सकते हैं, G15 जो है वो इस्लामाबाद से थोड़ा से दूर आता है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर भी ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ से चोरी और डकैती की बड़ी ठीक है। साकिब सईद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और से जहां निजी अस्पताल से ये खबर है, आपको अहम खबर है, DIG CIA कैप्टन लियाकत अली मलिक को OSD बना दिया गया है। महकमा SNGD की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। निजी अस्पताल में लड़ाई झगड़े और तोड़फोड़ पर निगरान वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया है। अहम खबर है, लियाकत अली मलिक को OSD बना दिया गया है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महकमा निजी अस्पताल में लड़ाई झगड़े और तोड़फोड़ पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। DIG CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक को ओहदे से हटा दिया गया है। DIG CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक को OSD बना दिया गया है। महकमा SNG की जानिब से ये नोटिफिकेशन भी अब जारी किया गया है। निजी अस्पताल में लड़ाई झगड़े और तोड़ फोड़ पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक को ओहदे से हटाया गया है। DIG CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक को OSD बना दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अपनी स्क्रीन पर आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। निजी अस्पताल में लड़ाई झगड़े का वाक़या पेश आया और उस पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नोटिस लिया। इसी पर मज़ीद जानते हैं, मैं ज्वाइन किया है शराज निसार ने। शराज निसार, क्या तफसीलात हैं, क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये रात के निजी अस्पताल में लड़ाई झगड़े का मामला था। जो DIG कैप्टन लियाकत CIA उनके वालिद है, वो काफी दिनों से वहाँ पर एडमिट थे, जिसके बाद CAE के DSP मोहम्मद अली भट्ट और डॉक्टरों के दरमियान कुछ तलब कलामी हुई जो ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद CM पंजाब ने नोटिस लिया और फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया। DIG CAE को फिलहाल फौरी तौर पर हटा दिया गया, OSD बना दिया गया और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को ये कहा कि इंक्वायरी करके मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो 24 घंटों में दी जाए कि ये असल वाकया है क्या। और DIG जो CAE है उनको ये कहा गया कि वो अपने अहदे से हट जाए, चार्ज छोड़ दें। उन्होंने चार्ज भी छोड़ दिया है। अब जो आगे रिपोर्ट आएगी उस हवाले से बाद में आपको अपडेट करेंगे। जी ठीक है शराज निसार, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी आमद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्रिसमस तकरीबात में शिरकत और केक भी काटा। चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम भी किया और त्यौहार में शिरकत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी है। आर्मी चीफ ने मजहबी बरादरी के लिए एहतराम का इजहार किया। मुत्तहिद और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए कायद के हकीकी विजन पर अमल करने के लिए माशरे में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की अहमियत पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमज़ोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजा होना पड़ेगा। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है, डिटेल्स उनसे जानते हैं। सिद्दीक, बताइएगा आर्मी चीफ का मज़ीद क्या कहना था? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस तकरीबात में शिरकत की और इस हवाले से जो एलामिया जारी किया गया तर्जुमान ख्वाजा पाकिस्तान की तरफ से, एक तो उन्होंने वहाँ त्यौहार में शिरकत पर जो मसीही बरादरी थी उनका शुक्रिया भी अदा किया और आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। इस मौका पर उन्होंने मजहबी बरादरी के लिए एहतराम का भी इजहार किया और मुत्तहिद और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए कायद के हकीकी विजन पर अमल करने के लिए मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देने की जरूरत पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ ने इस मौका पर कहा कि इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम जरूरत है। इस मौका पर उन्होंने दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडा
की बजाय कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजा होना पड़ेगा। उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 147वें यौम पैदाइश पर इनके अजीम विजन और क़यादत को भी शानदार खराज तहसीन पेश किया और कहा कि 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असम्बली से खिताब के दौरान कायद के तारीखी कलमात जो थे वो बड़े अहम थे, जिसमें कहा था कि आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप इस रियासत पाकिस्तान में अपनी मसाजिद या किसी दूसरी इबादतगाह में जाने के लिए। साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश के साथ मना रही है। क्रिसमस की मुनासिबत से चर्चेज में दुआया तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं, जिसमें मसीही बरादरी बड़ी तादाद में शरीक है। निगरान वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि 25 दिसंबर को पाकिस्तान में 2 खुशी के दिन एक साथ होते हैं। कराची में रंगों और रोशनियों से भरे त्योहार क्रिसमस की रौनकें उरूज पर। क्रिसमस का आगाज खूबसूरती से सजाए गए गिरजाघरों में दुआया तकरीबात से हुआ, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन और सलामती के लिए दुआएं की गयी। गवर्नर सिंध और निगरान वज़ीर आला सिंध ने क्रिसमस की मुबारकबाद देने मुख्तलिफ चर्चेस का दौरा किया और वहाँ बिशप से मुलाकातें की। मीडिया से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान में आज 2 खुशी के दिन एक साथ है। कायद की भी यौम पैदाइश यही है जो कि क्रिसमस का मौका है, और कायद की जो प्रीचिंग है वो भी ये रही है कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन के अलावा कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम और प्लूरलिटी और डाइवर्सिटी। क्योंकि इस त्यौहार का मकसद ही अमन, प्यार, भाईचारा और लोगों को जोड़ने का पैगाम है। सेंट पैट्रिक चर्च के फादर बेंजामिन शहजाद ने कहा, क्रिसमस हजरत ईसा की आमद का दिन है, जिन्होंने तारीकी में डूबी दुनिया को अपने इल्म से रोशन किया। क्रिसमस का पैगाम प्यार, मोहब्बत, सुलह और सलामती का है, और इसके लिए हम इस बड़े दिन को मनाते हैं। मसीही बरादरी का कहना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और भाईचारे का जो दर्ज दिया उसे हर सू फैलाएंगे। क्रिसमस पर पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की है। फर्स्टली तो मैरी क्रिसमस सबको। आज का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि मतलब दुनिया में एक हमारे लिए सेवियर आया था। जो सबसे बड़ा पैगाम मुझे लगता है कि क्रिसमस का, जिस पे हम सबको अमल करना चाहिए, वो है मोहब्बत का। दूसरी जानिब क्रिसमस के मौके पर केक्स और मिठाइयों की खरीदारी भी मीठे के बिना अधूरी है। कैमरामैन मसरूर खान और फहीम बलोच के साथ नजीब नाइज, PNN कराची। कराची में क्रिसमस का त्यौहार शान शान अंदाज में मनाया जा रहा है। मसीही बरादरी का कहना है कि उनके लिए आज का दिन बहुत बाबरकत है। क्रिसमस की तकरीब में पाकिस्तान की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई हैं। इसी पर बात भी कर लेते हैं। ट्रिनिटी चर्च में मौजूद है हमारे नुमाइंदे नजीब नाइज। जी नजीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, क्रिसमस की खुशियों के हवाले से रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी है और लोग जो हैं चर्च भी पहुंच रहे हैं और घरों में भी तकरीबात का सिलसिला है और अपने मेहमानों की तवाज़ो के लिए हवाले से भी लोग जो है अपने घरों में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं। मैडम, आप बताइएगा कैसे आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं? रात में हमारी सर्विस होती है, हम चर्च जाते हैं, प्रे करते हैं, उसके बाद रिलेटिव्स के घर जाते हैं, पादी सबान्स के घर जाते हैं, उनको केक्स दे के, स्वीट्स दे के, चॉकलेट्स दे के जो है अपनी खुशी का इजहार करते हैं क्योंकि मोहब्बत का दिन है। जी बिल्कुल, खुशियों के साथ खाने पीने की जो है हवाले से भी रुझान देखा जा रहा है और ख़ास तौर क्रिसमस केक जो है वो भी इसमें बड़ा किरदार है। मीठी जो फूड्स हैं उनका भी तो आम रोल है इन खुशियों में। तो भरपूर अंदाज में पूरे मुल्क की तरह कराची में भी क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हल्का NA 207 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। नवाब शाह में गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, ये उन्होंने कहा। PTI को मेहनत करनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी का ये अहम बयान। उन्होंने कहा कि PTI को मेहनत करने की ज़रूरत है। हल्का NA 207 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। नवाब शाह में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, ये उन्होंने दावा किया है। और PTI के हवाले से उन्होंने कहा कि PTI को मेहनत करनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी का ये मशवरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनको मेहनत करने की ज़रूरत है और उन्होंने कहा कि आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में
ये गुफ्तगू की और नवाब शाह में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा और मुस्तकबिल हमारी पार्टी का रोशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI को मेहनत करनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने तहरीक इंसाफ के हवाले से ये भी कहा। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा नवाब शाह वकार अराई। वकार अराई, क्या कहा गया मज़ीद आसिफ अली जरदारी की जानिब से? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हल्का NA 207 से जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। आसिफ अली जरदारी अब से कुछ देर पहले जो है वो RO ऑफिस पहुंचे थे, जहां पर उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर किए गए हैं, जिसके बाद जो है आसिफ अली जरदारी की जानिब से रिटर्निंग ऑफिस के सामने जो है वो सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि इंशाअल्लाह इंतखाबात जो है वो जरूर हो गए और पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के साथ साथ जो है वफाक में भी जो है वो हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। PTI के मुस्तकबिल के हवाले से सहाफियों के सवाल के जवाब में उनका कहना था कि PTI के लोगों को जो है वो मजीद मेहनत की जरूरत है, PTI को मेहनत करनी चाहिए। आपको बताऊं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दोपहर जो है वो नवाब शाह पहुंचे थे और पार्टी जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी आइंदा 2 रोज जो है वो नवाब शाह में कयाम करेंगे, जहाँ पर ठीक है, आइंदा 2 रोज वो नवाब शाह में क़याम करेंगे। वकार अराई, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। सोशल मीडिया स्टार चाहत फ़तेह अली खान लाहौर के हल्का NA 128 से इलेक्शन लड़ेंगे। चाहत फ़तेह अली खान ने गुज़िश्ता रोज़ कागजात नामजदगी जमा करवा दी। स्क्रूटनी का अमल भी जारी है। कहते हैं कि इलेक्शन जीत कर खुशियां बांटूंगा। करोड़ों दिलों की जान चाहत फ़तेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं खुशियां वाकई बांटने के लिए आ गया हूं। आपको पता है कि आज मैंने सिर्फ आपके लिए NA 128 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और आज मेरे कागजात माशाल्लाह जमा भी हो गए हैं। शुक्रिया मेरे प्यारे भाई का, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आप में रहूं, आपकी खिदमत करूं और आपके हर तरफ खुशियां आएंगी इंशाअल्लाह ताला। फिर से हल्का 128 लाहौर, 128 NA 128 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कौमी असम्बली का, तो भंगड़े भी होंगे, खुशियां बांटी जाएंगी। गुफ्तगू आपने सुनी। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मर्दान की बात करें तो मर्दान में मजमूई तौर पर 325 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। ज़िले की 3 कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए 82 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं, जबकि सूबाई असम्बली के 8 हल्कों के लिए 283 उम्मीदवार मैदान में हैं। मज़ीद तफसील फैसल ज़्यादा से। जी फैसल। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मर्दान में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी अपने रिटर्निंग ऑफिसर के साथ जमा करा दी है। अगर बात की जाए मर्दान की तो मजमूई तौर पर 325 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा की है, जिनमें 3 कौमी असम्बली के लिए 82 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं, तो दूसरी जानिब सूबाई असम्बली के लिए 283 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। कागजात नामजदगी की बात की जाए तो कागजात नामजदगी में 2 भाई, बाप, बेटा और चाचा और भतीजा भी शामिल है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ख़वातीन भी सियासी मैदान में मर्दों से कम नहीं है। 4 ख़वातीनों ने इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार है और उन्होंने भी कागजात नामजदगी अपने रिटर्निंग ऑफिसर के साथ जमा की है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पुराने खिलाड़ी भी मैदान में उतरने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मैं साबिका खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती और साबिका वफाकी मिनिस्टर अली मोहम्मद खान भी शामिल है। मुल्क भर की तरह चनियोट में 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों में 114 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा मोहम्मद समीर निसार से। अच्छा, बिल्कुल मुल्क भर की तरह चनियोट में भी कागजात नाम आगे बढ़ेंगे। कसूर में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है और उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और उनकी स्क्रूटनी का अमल भी शुरू हो चुका है। कसूर की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। जिस तरह से इलेक्शंस अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है और अब कागजात जमा हो चुके हैं और कागजात जमा होने की जो तारीख़ थी उसमें तौसीक़ की गई थी 2 से 3 रोज़ की, जिसके बाद अब कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं और अब
इलेक्शन अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है और कागजात की स्क्रूटनी का अमल अब जारी है। बिल्कुल, स्क्रूटनी का अमल जारी है और मुल्क भर में इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। आपसे कुछ देर कबल हमने नाज़रीन को ये भी बताया कि कागजात नामजदगी मंजूर भी कर ली गए हैं और जो स्क्रूटनी का अमल है वो क्लियरेंस मिल चुकी है मुस्लिम लीग नून को। ये हमारे ज़राए की जानिब से दावा भी किया गया है और इस हवाले से मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनकी तफसीलात भी सामने आ रही हैं। चनियोट की हम बात कर रहे थे, मोहम्मद समीर निसार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी समीर। मुल्क भर की तरह चनियोट में भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का कल आपको बताते चलें कि चनियोट में 2 कौमी और 4 सूबाई हल्कों पर 114 उम्मीदवारों ने 130 जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाएं। आपको बताएं कि N93 में GM लाली समेत जो गुलाम सुवाना है उनके साथ जो 23 उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। इस हवाले से N94 की बात की जाए तो N94 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अनायत अली शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख समेत जो 25 उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। PP 94 से अगर आपको बताएं तो PP 94 में जो मार इम्तियाज़ अहमद लाली हैं जो उन्होंने आज़ाद हैसियत से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। PP 96 में सैयद हसन मुर्तज़ा, सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसी हवाले से जो PP 97 में अगर आपको बताएं तो PP 97 में 27 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं जिनमें सलीम बीबी भरवाना भी सर फहरिस्त है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी जीत के लिए पुरज़म हैं। तमाम उम्मीदवार रैलियों की सूरत में यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इस हवाले से अगर चनियोट में अवाम की बात की जाए तो चनियोट में जो सियासी दर्जा हरारत है वो इस वक्त जो मज़ीद बढ़ चुका हुआ है। यहाँ पर जगह जगह पर जो उनके दफातर हैं, जो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके उम्मीदवारों की जानिब से जो दफातर हैं वो कायम किए जा रहे हैं जहाँ पर उनके जो सपोर्टरान हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो तमाम जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पुरज़म दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। साल 2023 में 2 समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय और तेज़ ने सिंध की साहली पट्टी की तरफ रुख किया जिसके बायस सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका इंतज़ामिया की दौड़ें लगी रहीं। जबकि फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से कराची मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल रहा। साल 2023 में बुहेरा अरब में 2 तूफान तश्कील पाए जिनमें से एक तूफान को बिपरजॉय तो दूसरे को तेज का नाम दिया गया। बिपरजॉय खित्ते की तारीख का तवील तरीन समुद्री तूफान साबित हुआ जो 5 जून को बनना शुरू हुआ और 19 जून को कराची के करीब से गुजरता हुआ भारतीय गुजरात के साहिल से जा टकराया। ताहम इस दौरान कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में इंतजामिया और हुकूमत की तरफ से इमरजेंसी नाफिज रही और तमाम इदारे किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट रहे। इसके अलावा दूसरा समुद्री तूफान तेज था जो अक्टूबर में तश्कील पाया। ताहम इस मौके पर बिपरजॉय के मुकाबले में मुतल्लिका इदारों को किसी हंगामी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा और ये तूफान कराची से दूर यमन की साहिली पट्टी से जा टकराया। दूसरी जानिब 2023 में शहर कायद फिजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में मुसलसल शामिल रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की यौमिया रेटिंग में कराची और लाहौर की फिजा को बारहा इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया गया। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, स्मॉग कह लें, इसको धुंध कह लें, ट्रैफिक शदीद मुतासर है और आपने देखा होगा आयशा कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे हादसा भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि लोगों को विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा। और पहले लग ये रहा था कि स्मोक की वजह से शायद ये मसले हैं या स्मोक की वजह से गला ख़राब है और आँखों की एलर्जी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब एक ये भी ख़बर सामने आई है कि एक वायरल इन्फेक्शन फैला है जो पूरा लाहौर ऑलमोस्ट उसकी लपेट में है और उसमें खांसी, तेज़ बुखार, जिस्म दर्द भी इसकी ये अलामात हैं। यानी स्मोक से शुरू होने वाले जो सिम्टम्स थे वो अब वायरल इन्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं और ऑलमोस्ट तकरीबन आधा लाहौर इससे अब इन्फेक्टेड हो चुका है। स्मोक कब तक रहेगी? और एक हल्की बारिश हुई थी 2 रोज़ कबल, उसके बाद कहा यह जा रहा था कि स्मोक में थोड़ी सी कमी आई है। मज़ीद बारिश ये कहा जा रहा है कि जनवरी के स्टार्ट में शुरू होंगी, उसके बाद स्मोक को जाने में भी बहुत सारी शायद तबीयतें ठीक हो जाएगी, स्मोक की जो बारिश वगैरह होगी उसके बाद स्मोक कम होगी तो 1 हफ्ता लग जाएगा स्मोक को जाने में, फिर लग रहा है कि शायद कुछ बेहतरी आएगी, तबीयत में भी सुधार आएगा। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मुशीर वज़ीर-ए-आज़म अहद चीमा को हटाने की मंजूरी दी गई है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर ने अहद चीमा को हटाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर IG और DC इस्लामाबाद को तब्दील करने की भी मंजूरी दी जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने
नई तकर्रियों के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से अफसरान के नाम भी मांग लिए हैं। ये अहम खबर है आप तक पहुँचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर IG और DC इस्लामाबाद को तब्दील करने की मंजूरी दी जा चुकी है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने नई तकर्रियों के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से अफसरान के नाम भी अब मांग लिए हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मुशीर वज़ीर आज़म आहा चीमा को हटाने की मंजूरी भी दी जा चुकी है। नुमाइंदा खसूसी सदीक सादिद हमें ज्वाइन किया है। सदीक से जानते हैं। सदीक बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, ये इलेक्शन कमीशन के पास एक अजीजुद्दीन काका खेल नामी शख्स की दरखास्त आई थी, जिसमें उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल अफराद को निगरान काबीना में शामिल करने के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और इनको जो है तो वहाँ इन काबीना से फारग करने का मुतालबा किया था, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इनके केसेस भी सुने और समाअत भी की और चंद दिन पहले निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एस्टैब्लिशमेंट आज चीमा को हटाने का हुक्म जारी किया था और इस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को फौरी नोटिफिकेशन का कहा था। उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने आज चीमा को हटाने की जो काबीना डिवीजन की समरी थी उसको न सिर्फ मंजूर किया बल्कि अपनी एडवाइस भी सदर ममलकत को भिजवा दी है और अब सदर ममलकत थोड़ी देर बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे। और उसी तरह जो DC और IG इस्लामाबाद थे उनको भी हटाने की असूली तौर पर वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वज़ीर आज़म ऑफिस ने एक खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि इन दोनों अफसरान के मुतबादल जो नाम है वो वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाए जाएं ताकि जो है वो नई तकर्रियाँ DC इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद की जाए और मुतबादल अफसरान का एक पैनल जो है वो अब मांगा गया है। जी ठीक है सदीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। ये अहम खबर है जो आप तक पहुंचाई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने हाचीमा को हटाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर IG और DC इस्लामाबाद को तब्दील करने की भी मंजूरी दी जा चुकी है। इस हवाले से तफसीलात सामने आ चुकी हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस ने नई तकर्रियों के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भी ये अरसाल कर दिया। अभी बात करें कि लाहौर में स्मोक से फैलने वाली बीमारियों ने एक नए वायरस की शक्ल इख्तियार कर ली है। नए वायरस ने शहर में अपने पंजे भी गाड़ लिए हैं। लाहौर में कोविड की नई किस्म फैलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि नया वायरस अछूत की तरह का है। वायरस घर के एक फर्द को हुआ तो पूरा घर उसमें मुब्तला हो सकता है। इसकी अलामात में तेज बुखार, जिस्म दर्द, पेट का खराब होना, बलगमी, खांसी शामिल है। दूसरी जानिब कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के हवाले से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई, जिसके तहत खांसी, बुखार और सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों को कोविड टेस्ट कराना होगा। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि मौजूदा वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है। नया वायरस कोरोना हो सकता है। लोग कोरोना का टेस्ट नहीं करवा रहे। इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के वायरस शहरियों की सेहत मुतासर कर रहे हैं। दुनिया के अक्सर ममालिक में कोरोना के नए वेरिएंट के पेश नजर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली गई हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के हवाले से तमाम सरकारी निजी अस्पतालों के अलावा चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को हिदायत की गई है कि वो नई हिदायत पर अमल करें। तो कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से एक नई वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, स्मोक से शुरू होने वाले जो सिम्टम्स थे अब उससे कहा जा रहा है कि एक नई वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं और लाहौर में तकरीबन आधे से ज़्यादा लाहौर की आबादी से मुतासर हुई है। एक नए वायरस की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और पंजे गाड़ लिए हैं। लाहौर में कोविड की नई किस्म फैलने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। माहिरीन कह रहे हैं कि ये जो अमराज से सीना है उन्हें ख़बरदार किया जा रहा है कि ये नया वायरस अछूत की तरह है और वायरस घर के अगर एक फ़र्द को होता है तो पूरा घर इसमें मुब्तला हो सकता है। इसके अलामात कुछ यूँ बताई जा रही हैं कि इसमें बुखार, जिस्म दर्द, पेट का ख़राब होना, बलगमी, खांसी भी इसमें शामिल है और ब्रीदिंग स्पेस भी रखना होगा। दूसरी जानिब कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के हवाले से नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, जिसके तहत खांसी, बुखार और सांस की बीमारी में मुब्तला मरीज़ों को कोविड टेस्ट भी अब कराना होगा। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम इस हवाले से कहते हैं कि मौजूदा वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। नया वायरस कोरोना भी हो सकता है। लोग कोरोना का टेस्ट नहीं करवा रहे हैं और ना ही आइसोलेट हो रहे हैं। इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस शहरियों की सेहत मुतासर कर रहे हैं। तो ये सिलसिला शुरू हुआ था स्मोक से और कहा जा रहा था कि स्मोक की वजह से शायद सांस लेने में दुश्वारी का सामना है और गले ख़राब हैं बारिश ना होने की वजह से। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये कोविड की एक नई किस्म हो सकती है जिससे लाहौर को इसने टारगेट किया है और बहुत से लोग इससे मुतासर भी हुए हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर को हिदायत भी जारी की गई हैं कि वो नई गाइडलाइंस इस हवाले से जारी भी करें और उस पर अमल दरामद भी करवाएं और डेली बेसिस पर बहुत से पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं
और सिम्टम्स सेम हैं, बुखार, खांसी, और इसके अलावा ये पहले कहा जा रहा था अली कि ये स्मोक है, लेकिन सडनली स्मोक तो स्टिल बरकरार है अपनी जगह पर, लेकिन अब जो सिम्टम्स हैं वो कहा जा रहा है कि ये कोविड के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। देखिए ये आपको याद होगा कि इंडिया में भी कुछ केसेस सामने आए हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के और मुख्तलिफ ममालिक है जहाँ पर ये केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि शायद ये जो कोविड है उसने अपने आप को एडवांस कर ली, एक नई शक्ल इख्तियार कर ली, और स्मॉग उसके अंदर उसको हेल्प कर रही है, उसकी वजह से ये जो है चीज़ शिद्दत इख्तियार कर रही है। और हम ये देखते हैं कि विंटर्स में ही, लास्ट विंटर्स में भी आपने देखा होगा कि कोविड के नए वेरिएंट्स सामने आए थे, और इस बार भी अभी आगाज़ हुआ है विंटर्स का, और शुरुआत होती है स्मोक से। और अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत में जो नया वेरिएंट आया है, भारत भी मुतासरा ममालिक में से है जो कि स्मोक से मुतासर हुआ है, तो इसमें यकीनन कोई शक नहीं है कि स्मोक सम हाउ इज़ हेल्पिंग। और खांसी, बुखार, सांस की बीमारियां, तो अगर आप सब में भी इस तरह के अलामात हैं तो उसको बिल्कुल हल्का मत लें और आइसोलेट हों। अपने इंडिविजुअल लेवल पर आप अपने इंसान कर सकता है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स में, आपको याद होगा लास्ट ईयर हॉस्पिटल्स में स्पेस नहीं थी, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स पर आ जाता है, तो अगर घर में किसी एक फ़र्द को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वो ख़ुद से आइसोलेट हो जाएं और अपनी आइसोलेशन पूरी करें जब तक बुखार के अगर आप देखें ना, रहते आप बहुत सारे घरों में अगर आपके बल्कि आसपास जानने वालों के अंदर बहुत सारे लोग बीमार नजर आ रहे हैं, किसी को खांसी है, इसके भी सिम्टम ये बताए जा रहे हैं, खांसी है, जिस्म में दर्द है, हाई ग्रेड फीवर है, और बलगमी खांसी की बात की जा रही है, तो ये मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा लाहौर हमें इस तरह ही करता नजर आ रहा है आजकल। लेकिन एक और बहुत आम चीज़ कि समटाइम्स कुछ लोगों को सिर्फ खांसी के सिम्टम्स होती हैं लेकिन बुखार नहीं होता। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर नासिर चौधरी हैं, तिब्बी माहिर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा नासिर साहब, एक तो ये जो कहा जा रहा है कि कोविड की नई किस्म फैलने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन कुछ केसेस में ये है कि बहुत स्वर खांसी है लेकिन बुखार नहीं होता है, तो क्या उसे स्मोक से रिलेट किया जाए या वो भी वायरस हो सकता है? थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। अच्छा, अभी करंट सिनेरियो में हमें बड़ा कंसिडरेबल और बड़ा एहतियात से रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब अगर देखें तो स्मोक भी बहुत ज्यादा है। अर्ली मॉर्निंग देख लें और फिर जो ही आप देखें वो सूरज स्लो हो जाता, सूरज ग्रूप हो जाता है, तो फौरन ही आप देखें कि एक धुंध और स्मोक की एक बड़ी डेंस सी लेयर छा जाती है। तो इसमें देखें ऑफ कोर्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ साथ जाहिर है जो स्मोक के अपने असरात हैं, गला खराब है, ये सांस की नालियों में दाखिल हो जाते हैं छोटे ज़र्रात, और फिर खून की नालियों, और ये जिनको दमा और सीओपीडी वगैरह या दिल की तकलीफ है उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। तो क्योंकि स्मोक भी आजकल बहुत ज्यादा, इससे भी गला खराब और इस तरह की अलामत आ रही हैं, सांस की तकलीफ की और दिल की तकलीफ की। ऐसे में अगर आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस का एक वेरिएंट आप कह लें, ठीक है ना, उसमें लोगों को एक डिफरेंट सी प्रेजेंटेशन, कई लोगों को आप देखेंगे कि शदीद जो है वो बुखार। अच्छा नासिर चौधरी साहब, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये इसे क्या कहें, ये कोविड का नया वेरिएंट है, मिनी कोविड है या क्या है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो कोविड का जो जिस वेरिएंट की शायद आप बात कर रहे हैं वो है JN1। उसमें एक स्पाइक प्रोटीन में पोजीशन एक हफ्ते पहले आई थी और US में सबसे पहले देखी गई थी। उसकी वजह से शायद ये इसका एक इंसान से दूसरे इंसान को लगना शायद ज्यादा हो गया, लेकिन ये कोई भी एविडेंस नहीं है कि उसकी विरुलेंस ज्यादा हो गई है, यानी उससे नुकसान होने का खतरा ज्यादा है। और पाकिस्तान में अभी तक उसका सिंगल केस नहीं देखा गया, क्योंकि मैं अभी इस वक्त स्कॉर्पियो एक स्टडी है इंटरनेशनल, उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर वो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये वेरिएंट बिल्कुल नहीं है। और नंबर 2, इसको अभी तक WHO ने भी और तमाम अथॉरिटीज ने और हमने भी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है, नॉट वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें हमें कोई इसका मसला है। जो और इससे अभी तक कोई अमवात भी रिपोर्ट नहीं हुई है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जो इसमें हमें तो जो ज्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त
वो इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और बाकी रेस्पिरेटरी। तो डॉक्टर साहब क्या इकदाम किए जा रहे हैं सूबाई लेवल पर? पूरा लाहौर ऑलमोस्ट खांस रहा है। अब डिफरेंट ये कैसे पता लगाया जाए कि ये कोई वायरल खांसी हो सकती है या फिर सिर्फ स्मोक से है? देखें, ये सब कुछ दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। जब एलर्जी आपको होती है तो जाहिर है अगर स्मॉग में बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, आर्सेनिक होती है कुछ ट्रेसेस में, और कुछ इसमें अनकम्बस्टेड एमिशंस होती हैं जो गैसेस की सलेंसर से, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मेज़िश पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, फिर कार्बन होता है, ये सब मिला के किसी चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। अब दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला करें कि बारिश हो जाए नेचुरल, एक हमने आर्टिफिशियल रेन। अच्छा, हम बारिश की तो सब दुआ करें और हम उम्मीद भी करें कि बारिश हो जाए, लेकिन आप चूँकि वज़ीर सेहत हैं, गवर्नमेंट लेवल पर क्या इकदाम हो रहे हैं? क्या कोई वैक्सीन भी लगाई जा सकती हैं बुज़ुर्गों को और बच्चों को, या फिर जो आप कह रहे हैं कि एलर्जी है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की मैं बात कर रही हूँ? इन्फ्लुएंजा की ज़रूर वैसे ही लगानी चाहिए और वो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस पे लगानी चाहिए, उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो लगनी चाहिए। निमोनिया की भी लगनी चाहिए। लग रही है या नहीं? रही है, और लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जिन लोगों को जरूरत है उन्हें ही लगानी चाहिए, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज प्राइवेटली लगवा सकते हैं जिन्हें जरूरत है। जी जी बिल्कुल लगवा सकते हैं, लेकिन असल चीज होगी कि मास्क पहने रखें, गाड़ियों के शीशे ऊपर रखें, बार बार घरे करें, आंखें धोएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोविड से इतनी परेशानी होनी चाहिए हमें, क्योंकि दुनिया ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न अपग्रेड नहीं किया, और डेफिनेटली इससे केसेस यूएस में, यूरोप में ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इससे विरुलेंस कोई नहीं है। अच्छा डॉक्टर जावेद अकरम साहब, सूबाई गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल रेन भी की है, वो क्रेडिट भी आप लोगों को जाता है, लेकिन गवर्नमेंट उस तरह से आगाही मुहिम नहीं चला सकी स्मोक के खिलाफ। लोग इसको शायद उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे हैं। देखें, हमने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कहा और आपके चैनल्स पे बहुत ज़्यादा हमने इंटरव्यूज़ भी दिए और वैसे हमने एडवर्टीजमेंट भी चलाई। मसला ये है कि लेकिन लोगों को तो आजकल जो टूल है हमारे पास वो सबसे बेहतर मीडिया ही है, और मेन स्ट्रीम मीडिया, या तो उस पर हमने ज़रूर कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी जैसे लॉन्ग टर्म है वो मेरा ख्याल है स्टबल बर्निंग जो हमारी होती है, जो बाकियात होते हैं चावल के, उनको ख़त्म किया जाना, उसको भी इस दफ़ा हम ख़त्म नहीं कर सके, बिकॉज हमारे पास एस्टिमेट जो था वो तकरीबन 60 बिलियन 60 अरब रुपए चाहिए था किसानों को दूसरी ऑप्शन देने के, कि वो हैप्पी सीडर्स के ज़रिए उसको रिमूव करके तो अपनी गंदम लगा लें पर वक्त। अदरवाइज जब उनको अल्टरनेटिव नहीं देंगे तो ये ज्यादती होगी कि उनको हम पनिश कर दें कि आप क्यों बर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या करें, फिर उनको कोई और ऑप्शन देंगे हम सरकारी तौर पे जो हम नहीं दे सके। और उम्मीद करते हैं कि उसकी पूरी वर्किंग हमने कर ली है कि कहाँ कैसे होगी इम्पोर्ट गुड मशीनरी, तो वो मेरा ख्याल है इलेक्टेड गवर्नमेंट होपफुली आके इंशाल्लाह उसको कर सकेगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वज़ीर सेहत हैं, और वो कह रहे थे कि जिस वेरिएंट की हम बात करेंगे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिससे वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं कहा जा सकता, यानी इससे अमवात अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई है, ये उन्होंने हमें बताया। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि एहतियाती तदबीर लाजमी हमें इख्तियार करना होंगी, और अगर बुखार नहीं है और अगर कफ है तो यकीनन वो स्मोक की वजह से भी हो सकती है, उसके लिए मास्क पहने और अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें। बिल्कुल, दो चीज़ें मिक्स उन्होंने बताई है कि वायरल भी चल रहा है और स्मॉग भी साथ चल रही है, और दोनों के सिम्टम भी जो है वो मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेटली चाहें तो जाके आप इन्फ्लुएंजा के शॉट्स लगवा सकते हैं, ताकि आप इसे ज़्यादा उम्र के अफराद, ज़्यादा उम्र के बच्चों को आप लगवाना चाहें कि वो लगवा सकते हैं, वो आप लगवा सकते हैं। अब कुछ बात करेंगे हम स्पोर्ट्स के हवाले से। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट मैच है, पिछला टेस्ट मैच अनफॉर्चुनेटली हम हार गए थे, और दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी अब स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। 12 रुकनी स्क्वाड है जिसमें सरफराज को ड्रॉप किया गया है, उसकी जगह
रिजवान को शामिल कर लिया गया है। कप्तान शान मसूद भी जीत के लिए बड़े पुरुमीद हैं। मजीद तफसीलात चौधरी अशरफ से जानते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और मैदान होगा मेलबर्न स्टेडियम। पाकिस्तान की जानिब से दूसरे टेस्ट मैच के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। कप्तान शान मसूद पुरुमीद हैं, कहते हैं कंडीशन के मुताबिक स्क्वाड को फाइनल किया गया है। And again more of a tactical decision in terms of the conditions and what we can get best out of each player in those conditions. मैच से एक रोज पहले मेलबर्न में होने वाली बारिश के बायस कौमी खिलाड़ियों ने ज्यादातर प्रैक्टिस सेशन इंडोर किया, जिसमें बैटिंग और बॉलिंग पर खूब तवज्जो दी गई। मेलबर्न टेस्ट में सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान, खुर्रम शहजाद की जगह मीर हमजा, जबकि फहीम अशरफ की जगह हसन अली को 12 रुकनी टीम में शामिल किया गया है। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 360 रन से कामयाबी हासिल करके 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर रखी है। चौधरी अशरफ, PNN लाहौर। इसके साथ ही पाकिस्तान लाइव से आज के लिए इतना ही। देखते रहिए PNN।